एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कन्वेंशनल साइंस में। बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे कॉलेज के सेमेस्टर चल रहे थे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले जो भी मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें जो मैंने कंटेंट्स लिए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, thermal cycle, history of PCR, templates for PCR, components of PCR, steps involved, extraction and denaturation of target nucleic acid, steps in amplification, product analysis, factor affecting PCR, applications of PCR, advantages, comparison between PCR and gene cloning, variations of PCR, and the last limitations of PCR. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एज यू ऑल नो। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट जो भी हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं और फिर हम उसकी क्लोनिंग कराते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। इसलिए इसको हम ज़ेरोक्सिंग डीएनए प्रोसेस भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. इट enables us to produce million copies of a specific DNA sequence from an initially small sample. इसमें जो इसका प्रिंसिपल है वो उसमें क्या होता है कि एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। तो यहाँ पे जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं वो है टैग पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तो टैग पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए की रेप्लिकेशन कराता है। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद आता है थर्मल साइकिल। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पीसीआर की प्रोसेस कराते हैं। तो ये दिस इज़ एन apparatus यूज्ड फॉर कैरिंग आउट पीसीआर। इसमें क्या होता है, एक थर्मल ब्लॉक होती है, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, उसमें होल्स लगे रहते हैं। तो जो भी हमारे पीसीआर का मिक्सचर है उसको हम एक ट्यूब में रखकर उन होल्स में डाल देते हैं। ये साइक्लर क्या करता है, टेम्परेचर को कभी ज़्यादा और कभी कम करता है। मतलब ये चीज़ बहुत साइमल्टेनियसली करता है वो। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए की हाई टेम्परेचर पे डीएनए की डेनेचरिंग होती है और लो टेम्परेचर पे उस पर प्राइमर जाके ऐड होते हैं और फिर टेम्परेचर को वो हाई करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे डीएनए पॉलीमरेज जाके, जो हमारा टैग पॉलीमरेज है वो जाके उसमें ऐड होता है प्राइमर्स में और फिर उसकी कॉपिंग होने लगती है। फिर आते हैं हिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ईयर याद रखना है 1985, जिसमें कि कैरी बी मुलिस, जो कि एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इस पीसीआर मेथड का डेवलप करा था। फिर 1986 में पहली बार टैग पॉलीमरेज यूज़ किया गया था। 1988 में पर्किन एल्मर थे, उन्होंने पहली बार थर्मोसाइक्लर का यूज़ किया था, बनाया था। फिर 1993 में कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज वर्क ऑन पीसीआर। टेम्पलेट्स एक्चुअली वो प्लेसेस हैं जहाँ से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। पहले तुम्हें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब तो हम उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट हम कौन कौन सी जगह से कर सकते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कहाँ कहाँ से? ड्राइड ब्लड से, सेमेन स्टेन से, वेजिनल स्वैब से, सिंगल हेयर से, फिंगरनेल स्क्रैपिंग से, इजिप्टियन ममी से, बकल स्वैब से, टूथब्रशेस से। ठीक है। फिर आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ पीसीआर कि हम कौन कौन सी, हमें रिक्वायरमेंट क्या है पीसीआर को कराने के लिए। तो एक डीएनए टेम्पलेट लेते हैं, जो भी हमारा डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी हमें कॉपिंग करानी है उसको लेते हैं। उसकी वेट कितनी होनी चाहिए एक आइडियल पीसीआर कराने के लिए? तो 0.5 से 1 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। फिर हम डीएनए पॉलीमरेज, जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, क्योंकि पूरा प्रिंसिपल हमारे पीसीआर का इसके एंजाइमेटिक, इसकी कैटालिटिक पावर पे बेस्ट है, इसलिए इसको लेते हैं। इसकी इतनी यूनिट्स होने चाहिए। तो फिर आता है प्राइमर्स। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? एक्चुअली एक डीएनए सीक्वेंस, एक डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें 10 से 11 आपको न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जो डीनेचर्ड हो चुका है, मतलब डीनेचर्ड होना मतलब दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट आउट हो गए हैं, तो हर एक स्ट्रैंड का जो ये स्ट्रैंड है उससे एक प्राइमर अटैच होता है, जो कि 10 से 11 सीक्वेंस बना हुआ रहता है। उससे जाके हमारे टैग पॉलीमरेज ऐड होते हैं और धीरे धीरे उन प्राइमर्स को
डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते जाते हैं और इस तरह से हमारा एक स्टैंड से दो स्टैंड बन जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो दूसरा स्टैंड है उससे भी एक स्टैंड बन जाता है, मतलब हमारे एक डीएनए से दो डीएनए का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस आगे होती रहती है और हमारी मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनता है। उसके बाद आता है डीएनए टीपी, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें हम जो भी हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है या फिर हमारा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इन सब को हम लेते हैं। उसके बाद आता है बफर। बफर है एक, हर एक केमिकल रिएक्शन की एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमल पीएच होता है, ऑप्टिमल कंडीशन होता है कि वह एसिडिक में होगी, बेसिक में होगी, किस में होगी। तो जो हमारा जो पीसीआर की प्रोसेस है वो एक्चुअली अल्कलाइन मीडियम में होती है। उसके लिए हम एक बफर यूज़ करते हैं ताकि वो पीएच को कांस्टेंट रख पाए। तो उसकी जो अल्कलाइन मीडियम की जो पीएच होनी चाहिए आइडियली वो होनी चाहिए 8.3 से 8.88 के बीच में। मैग्नीशियम क्लोराइड एक्चुअली इन्हांसर का काम करता है, को फैक्टर का काम करता है, जो कि टैक पॉलीमरेज की पावर को और इन्हांस कर देता है। फिर आता है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये अब यहाँ से हमारे जो है इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक मतलब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम टारगेट न्यूक्लिक को, पहले तो हम सैंपल को अपना एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एम्पलीफिकेशन, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं जो कि हमारा मेन पीसीआर का प्रोसेस है। उसके बाद से हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट को पहचानते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और फिर हम उसको फाइनली उससे अपना जीन को एक्सप्रेस कराते हैं। फिर हमको उसको जिस काम के लिए हमने आइसोलेट करा है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई है, वो करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ टारगेट न्यूक्लिक एसिड हम कैसे करते हैं, तो हम उसको ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी क्लिनिकल सैंपल से हम उसको कैसे निकालते हैं, हीट, केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करके, ठीक है। जो भी हमारा टारगेट न्यूक्लिक होता है, the target nuclei is added to the reaction mixture containing all the necessary components for PCR। जो भी वो टारगेट न्यूक्लिक है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, हम उसको रिएक्शन मिक्सचर को हम किस में डालते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं जिसमें ऑलरेडी सारे मिक्सचर डीएनए टीपीज, एंजाइमेटिक एंजाइम ये सब रहते हैं उसमें। और फिर हम उस मिक्सचर से भरे हुए ट्यूब को थर्मोसाइक्लर में डाल देते हैं। फिर एम्पलीफिकेशन, ये होती है पीसीआर की मेन प्रोसेस थर्मोसाइक्लर में। इसमें आपको 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? डीनेचुरेशन, मतलब कि दोनों स्टैंड्स का सेपरेट होना को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे होती है, 95 डिग्री सेल्सियस को फॉर 1 मिनट अगर हम करते हैं तो दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। फिर आता है प्राइमर एनीलिंग। इसमें क्या होता है, प्राइमर ऐड होते हैं हमारे टूटे हुए इच स्टैंड से। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, मिक्सचर को तुरंत हाई हमने किया था डिनेचरिंग के लिए, फिर हम इसको तुरंत लो करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे प्राइमर जो है हर एक सीक्वेंस से जाके इस स्टैंड से जाके अटैच हो जाते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटेंशन। इसमें टेम्परेचर को फिर रेज़ किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे और इसको कुछ देर के लिए इस टेम्परेचर पे रोक दिया जाता है। इस टाइम पे क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है, जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, वो जाके जो भी हमारा प्राइमर है उसके 3' से जुड़ जाता है और फिर जुड़ते जाते कम्प्लीमेंट्री जो है उसका बनाते जाता है, बेसिस बनाते जाता है और उस तरह से हमारे एक स्टैंड से एक दो स्टैंड बन जाते हैं, मतलब एक पूरा डीएनए तैयार हो जाता है। तो चूंकि हमारे दो स्टैंड, एक डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, दोनों सेपरेट आउट हुए हैं और हर एक स्टैंड से हमारा दो बन रहा है, मतलब हमारे एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है ये लगातार 20 to 25 टाइम्स होती है, तभी हम इसका, तब जाके हमारे एक डीएनए का मल्टीपल कॉपीज, मिलियन कॉपीज बनता है। समराइजेशन देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमने एक डीएनए टेम्पलेट लिया जो भी हमारा इंटरेस्टेड था। फिर हमने डीनेचुरेशन की प्रोसेस हुई 95 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए। फिर हमने एनीलिंग की प्रोसेस की जहाँ पे हमारी जो पिंक सब्सटेंसेस ऐड हो रही है वो हमारा प्राइमर है, जो कि ईच स्ट्रैंड के 3' से जाके ज्वाइन होती है। फिर हमारा एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन जहाँ के प्राइमर के 3' से हमारा जाके टैग पॉलीमरेज ऐड होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को बनाने लगता है। तो जो अपना ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पे देख रहे हो कि आपको नए नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि ईच स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री वो आके जुड़ रहे हैं बाय यूजिंग द एंजाइम टैग पॉलीमरेज, ठीक है। फिर ये साइकिल 2 से 3 बार होती रहती है और इस तरह करते करते हमें 2n मतलब मिलियन फोल्ड्स ऑफ हमें डीएनए मिल जाता है एक छोटे सैंपल से, ठीक है। फिर सबसे लास्ट प्रोसेस है प्रोडक्ट एनालिसिस।
तो द एम्पलीफाइड डीएनए इज इलेक्ट्रोफोरेटिकली माइग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर साइज बाय परफॉर्मिंग एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं, अगर उनकी कभी कभी कुछ गलत होने की वजह से उनकी मल्टीपल कॉपीज बनती है, बट हर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डीएनए जो है स्पेसिफिक साइज़ के ही रहे, एक पर्टिकुलर साइज़ के ही रहे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से खूनी का साइज़ कुछ माइक्रो ज़्यादा हो गया होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उस केस में हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को पहले क्या सेपरेट आउट करते हो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज के थ्रू हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो हमारा डीएनए निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वो एनोड की तरफ मूव करता है। तो जो लाइटर होते हैं पार्टिकल्स, लाइटर साइज़ के, लाइटर वेट के, वो जल्दी मूव कर जाते हैं, और जो लो वेट के रहते हैं, मतलब जो जिनकी साइज़ ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो भी डीएनए है जो जाके बहुत दूर जा चुका है, वो हमारा स्मॉल साइज़ का है, और जो हमारा पास ही है वो हमारा बिग साइज़ का है। और फिर इस चीज़ को देखने के लिए हम उसको अल्ट्रा यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर एक होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके पहले लेकिन हमको पहले इथेरियम डाई देनी पड़ती है, जो कि इंटरकैलेट कर देता है जाके डीएनए से, क्योंकि डीएनए हमारे इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते कि वो किस तरह से जेल पे मूव कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको डाई देते हैं इथेरियम ब्रोमाइड से। वो इथेरियम ब्रोमाइड को डाई देने के बाद जब हम यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर की मदद से देखते हैं, तो हमें ऑरेंज बैंड्स दिखाई देते हैं, जाके जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे दूर जिसने डिस्टेंस कवर किया है वो आपको 7 देख रहे हो आप, मतलब जो 7 है वहाँ उसका जो साइज़ है सबसे छोटा है वो, और सबसे बड़ा अगर आप देख सकते हो, सबसे बड़ा आपको 9 दिख रहा होगा, क्योंकि 9 सबसे कम दूरी तय की है। ठीक है, फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग पीसीआर। कौन कौन से फैक्टर से, तो टेम्परेचर और टाइम तो होगा ही, कि टेम्परेचर भी एक निश्चित है कि डीनेचुरिंग 95 पे होगा, एनीलिंग 55 पे होगा, एक्सटेंशन 72 पे होगा। उससे थोड़ा भी अगर दिक्कत होती है तो हमारा प्रोडक्ट जो है सही बन के नहीं आता है। उसके बाद से टाइम भी होनी चाहिए कि एनीलिंग 1 मिनट के लिए होता है, वो उतने मिनट के लिए होता है। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम अगर हम कम देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ज़्यादा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर आता है प्राइमर डिज़ाइन। प्राइमर को भी हम ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, प्राइमर को भी हमको देखना चाहिए कि बस उन्हीं प्राइमर्स का हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा टारगेट डीएनए है उसके सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री अगर हो, उन्हीं प्राइमर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, तभी तो वो जाके अटैच होंगे। उसके बाद से वो जीसी कंटेंट में रिच होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको पता है जीसी और एटी, एडिनोसिन और सी से साइटोसिन, जी से गुआनिसिन और सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन, है ना। तो ए और टी के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, जबकि जी और सी, गुआनोसिन और साइटोसिन के बीच में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। तो जब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे तो उस डीएनए की जिसमें जीसी ज़्यादा है, तो मतलब उनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम वो प्राइमर्स का ज़्यादा पर यूज़ करते हैं जिसमें जीसी कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। टारगेट डीएनए का जो मैंने साइज बताया था कि 0.5 से 1 माइक्रोग्राम रहनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होती है तो मे बी हमारा थोड़ा इफेक्टेड हो जाता है पीसीआर का प्रोसेस, तो उसका एक साइज़ जो है, स्पेसिफिक साइज़ जो है फिक्स्ड है। फिर कौन सा हम बफर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे कि प्रमोटर्स है, जैसे कि आपको बोवाइन सीरम जो कि इन्हांस करता है पीसीआर को, लेकिन कुछ सब्सटेंस जैसे कि ह्यूमिक एसिड ही इनहिबिट करता है पीसीआर को। सबसे पहले आता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 2 ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डीएनए का सीक्वेंस होगा जिसको हम पीसीआर की मदद से देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हम 2 ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। जीनोटाइपिंग फिर हम कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम जीन के बारे में पता लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी हम उसकी वजह किसी भी 2, जैसे कि किससे इवॉल्व हुआ है, किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, जीन्स को देख के हम ये भी कर सकते हैं, तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। म्यूटाजेनेसिस हम कौन से जीन में म्यूटाजेन हुआ है जो कि बाकी डीएनए के सेगमेंट से थोड़ा सा अलग अगर हमें दिखता है पीसीआर में, तो क्यों ऐसा हुआ, तो म्यूटेजिनेसिस की प्रोसेस और म्यूटाजेन डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, कैंसर से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो इफेक्टेड होगा उसका अलग ही एक होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। उसके अलावा हम ड्रग डिस्कवरी में हेल्प यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक मैचिंग में यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस में जो बच्चे होते हैं उनके उसमें उनको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, वो अगर
सारे के सारे डीएनए जो है नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ के हैं, जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से, लेकिन अगर कुछ भी उनमें कुछ दिक्कत हो रही है उनके जीन्स में, उनके कुछ में, तो प्री नाटल डायग्नोसिस करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसको ये है, तो उसी टाइम हम उसका इलाज करा सकते हैं। फिर आता है आपको एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर। तो ये एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि आपने देखा अभी कि हम इसका कितना जगह एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये क्या करता है, तो इट अलाउज एनॉर्मस एम्पलीफिकेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रोवाइडेड दैट शॉर्ट सीक्वेंसेस आइदर साइड ऑफ इट आर नोन। ठीक है। अलाउ फास्टर डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन व्हाइल एनहांसिंग सेंसिटिविटी एंड मेंटेनिंग स्पेसिफिसिटी। फिर आता है आपको कंपैरिजन बिटवीन पीसीआर एंड जीन क्लोनिंग। देखो जीन क्लोनिंग भी एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस है जिसमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती है, लेकिन सबसे बेसिक डिफरेंस है कि पीसीआर हमेशा विट्रो कंडीशन में होगा, मतलब कि वो लिविंग कंडीशन में नहीं होगा, वो हमेशा लैबोरेटरीज में, मतलब बाहर ही होगा, आर्टिफिशियल मीडियम में होगा। जबकि जीन क्लोनिंग वीवो में, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। इसमें पीसीआर में जो बायोलॉजिकल रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो पॉलीमरेज एंजाइम करते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है टैग पॉलीमरेज के। जबकि जीन क्लोनिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, जैसे कि हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियास की मदद चाहिए होती है, लाइगेज की चाहिए होती है, वेक्टर बैक्टीरियल सेल। उसके वजह से जो पीसीआर है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है, जबकि जीन क्लोनिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। टाइम जो है वो पीसीआर में कम लगता है, 4 आवर में हमें पूरा डायग्नोसिस मिल जाता है, जबकि जो भी जीन क्लोनिंग है उसमें हमें 24 आवर्स मिल सकते हैं। इसलिए अगर हर तरह से देखें तो पीसीआर हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू जीन क्लोनिंग। फिर आता है वेरिएशंस ऑफ पीसीआर, क्योंकि अब आजकल जो है बहुत ज़्यादा हर जीन से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है, बहुत सारे ड्रग्स बन रहे हैं, तो उनके हिसाब से पीसीआर में भी सिंपल पीसीआर से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होने लगा है ना। जैसे कि आपको एक है नेस्टेड पीसीआर। कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारा टारगेट न्यूक्लियस जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उससे रिलेटेड भी एक डीएनए रहता है, एक डीएनए सीक्वेंस, उसके बगल में भी एक रिलेटेड डीएनए सीक्वेंस रहता है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे कि हमें कौन सा डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है और कौन सा का हमें एम्पलीफिकेशन कराना है। तो उस केस में एक इंटरनल प्राइमर जो है यूज़ किया जाता है, जो कि जाके सिर्फ उसी सीक्वेंस से ऐड करता है जो कि हमें चाहिए होता है, जो अनडिज़ायरेबल है, जो कि सिमिलर है बिल्कुल हमारे टारगेट सीक्वेंस से, लेकिन प्राइमर जो है उससे जाके ऐड नहीं होता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वही मिलता है। फिर आता है इन्वर्स पीसीआर। इस मेथड का यूज़ हम कब तब करते हैं जबकि हमें एक अननोन सीक्वेंस को एम्पलीफाई कराना पड़ता है बाय यूजिंग नोन सीक्वेंस। ज़्यादा पर यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाइंग द फ्लैंकिंग सीक्वेंस ऑफ वेरियस जीनोमिक इंसर्ट्स। ठीक है। उसके पास आता है आपको एंकर्ड पीसीआर। एंकर्ड पीसीआर में क्या होता है, एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैन बी अटैच्ड और टैग टू टारगेट डीएनए से, जो इसमें एक स्मॉल सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दिया जाता है। फिर आता है आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, जिसको आरटी-पीसीआर भी कहते हैं। इसको हम ज़्यादा पर आरएनए मॉलिक्यूल्स के एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। तो हम पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी सैंपल से डीएनए को निकालेंगे, फिर हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस की ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस करा के हम उसको आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उसको जिस तरह से हम डीएनए के एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं उसी तरह आरएनए के एम्पलीफिकेशन कराएंगे। फिर आता है आपको क्वांटिटिव रियल टाइम पीसीआर, जिसको हम क्यूआरटी पीसीआर भी कहते हैं। इसमें ना सिर्फ हम डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं, जबकि उसकी क्वांटिफिकेशन और उसकी डिटेक्शन भी कर रहे हैं। इसमें हम डीएनए डाइज का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लोरेसेंट रिपोर्टर प्रोब का यूज़ कर सकते हैं। आजकल क्वांटिटिव रियल टाइम पीसीआर का यूज़ हम कोविड के डिटेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमको एसिमेट्रिक पीसीआर, which is used for the synthesis of single stranded DNA molecules useful for DNA sequencing। फिर आता है आपको एलील स्पेसिफिक पीसीआर। एलील क्या होते हैं, एक ही जीन के दो आपको रहते हैं, एक टॉल का एक डॉर्फ का, जैसे हुआ है ना, तो ये दो एलील्स हुए जिनकी जो अपोजिंग कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। तो अगर हमें एक ही एलील की कॉपीज़ बनानी है तो उस केस में जो हमारा प्राइमर है सिर्फ उसी एलील से जो मैच होगा उसी एलील से जाके अटैच होगा जो जिसकी हमें कॉपिंग बनानी है। फिर आता है आपको लिमिटेशंस ऑफ पीसीआर। कुछ इतने फ़ायदे के बाद कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा भाई।
तो जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो टैग पॉलीमरेज है, वो उसमें क्या होता है, कभी कभी उसमें म्यूटेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा डीएनए जो है म्यूटेट हो जाता है और हमें पूरा का पूरा पीसीआर का प्रोसेस जो है गलत हो सकता है. Specificity of generated PCR product may be altered by non-specific binding of primers to other similar sequence on टेम्पलेट डीएनए. जैसे मैंने को बताया कि जो भी हमारा टारगेट सीक्वेंस है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि टारगेट सीक्वेंस से बिल्कुल सिमिलर है. तो उस केस में हमें, जैसे कि हमने इंटर में प्राइमर यूज़ किया था, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाती हूँ. आप देख सकते हो नेस्टेड में, नेस्टेड पीसीआर है, उसमें हमने एक इंटरनल प्राइमर यूज़ किया था जो कि सिर्फ उसी टारगेट डीएनए सीक्वेंस से जाके बाइंड करता है. लेकिन कभी कभी गलती होने की वजह से वो बाइंड जाके सिमिलर सीक्वेंस पे कर देता है जो कि हमारा टारगेट सीक्वेंस नहीं है. तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा कॉपिंग हो रही है वो गलत सीक्वेंस की हो रही है, तो हमारा पूरा पूरा सब प्रोसेस गलत हो जाता है. फिर इन ऑर्डर टू डिजाइन प्राइमर टू जनरेट पीसीआर प्रोडक्ट सम प्रायर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली नेसेसरी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमर्स हम कोई भी ऐसे ही, कोई भी एवे ही किसी को जोड़ नहीं सकते हैं कोई भी प्राइमर को. हमें प्राइमर ऐसा होना चाहिए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, हमारे जो भी हमारा टारगेट डीएनए है उसके स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. तो उसको हमको करने के लिए पहले हमको डीएनए के सीक्वेंस को बारीकी से देखना होता है. और डीएनए आपको पता है कि इतना इनविजिबल होता है, उनके स्ट्रैंड के, उनके न्यूक्लियोटाइड को, एक एक चीज़ों को चेक करना बहुत टफ पड़ जाता है. तो उस टाइम पे हमारा जो प्राइमर है कभी कभी हम उसको गलत बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीसीआर का प्रोसेस नहीं हो पाता है. तो थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं जल्दी हाजिर होंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.